हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। क्या हालचाल है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया से कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और अपने जो टारगेट आपने बनाए हैं उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में, आज के चैप्टर में हम मुद्रा पढ़ रहे थे, पैसा पढ़ रहे थे। जाते जाते कल हमने बताया था पैसा होता क्या है, पैसा कैसे चालू हुआ। नाउ वी विल बी डीलिंग विद द टाइप्स ऑफ और द इवोल्यूशन ऑफ मनी। वी विल बी कंसिडरिंग दैट। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, बढ़िया से समझेंगे कि भाई कैसे कैसे पैसा बना, शुरुआती तौर पर क्या था, बाद में आके चलकर क्या बना। तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। सो टुडेज एजेंडा इज, आज का एजेंडा क्या है? आज का जो एजेंडा है वो है व्हाट इज मनी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई पैसा होता क्या है। ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था। अगर मैं रिकैप की बात करूं कि सर कल कल हमने क्या किया, तो कल हमने व्हाट इज मनी कंप्लीट किया, फंक्शंस ऑफ मनी हमने कंप्लीट कर दिया था। आज जो हम देखने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी, मुद्रा के विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं भाई कि मुद्रा का विकास किस तरीके से हुआ, क्या कमियां थी पुरानी चीजों में कि जो हमें नई तरह की मुद्राएं अपनानी पड़ी। उन सभी भांति भांति तरह की, भांति भांति प्रकार की विकास के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस डेवलपमेंट स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ मनी, why money has evolved, what were the limitations and delimitations due to which new kind of money was needed. Then finally we'll also try to cover the digital money, the new thing in the market। बाजार में जो नई नई मुद्रा आई है, डिजिटल करेंसी, ये होती क्या है, काम कैसे करती है, क्या चीज इसे अलग बनाती है, यूपीआई से कैसे अलग है, उन सभी तमाम बातों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। देन अंततः फिर आपका डाउट सेशन होगा। सर हमने अभी तक क्या कवर करा? हमने समझा कि व्हाट इज मनी, वी हैव आल्सो सीन बार्टर सिस्टम, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देखे। देन वी सो फंक्शंस ऑफ मनी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे। नाउ जो आज का जो टॉपिक है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ करेंसी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, मुद्रा का विकास आज हम पढ़ने वाले हैं। Over the period of time, money has evolved through different stages, but for the study purpose, we have divided evolution of money into 5 stages. First is commodity money, another is metallic money, third is paper money on legal tender, fourth is cryptocurrency, and fifth is digital currency. भाई लंबा एक समय बीता है। आज का ये जो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ मनी इज वेरी ओल्ड। तो ये बड़ा पुराना है, तो समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं और पढ़ने की सहायता के लिए, पढ़ने में आसानी के लिए हमने इनको 5 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण होता है जहां वस्तु को मुद्रा मान लिया जाता है, वस्तु मुद्रा। दूसरा है धातु मुद्रा, तीसरा है कागजी मुद्रा एवं कानूनी निविदा मुद्रा, चौथा है क्रिप्टो मुद्रा और पांचवा है डिजिटल मुद्रा। चलिए चलते हैं इस सफर पर और देखते हैं क्या क्या ये होते हैं। सबसे पहले कमोडिटी मनी की बात करते हैं, जिसे वस्तु मुद्रा भी कहते हैं या कमोडिटी मनी भी कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इनिशियली आफ्टर बार्टर सिस्टम, जब बार्टर सिस्टम में कमियां आने लगी, एंड व्हाट वर द डीमेरिट्स वी हैव प्रीटी मच डिस्कस्ड अबाउट दोस आल्सो, उनके बारे में भी हमने चर्चा तो कर ही ली है कि भाई वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है और वस्तु विनिमय प्रणाली में कमियां क्या थी, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, समाज में विकास हुआ, तो क्या किया वहां के लोगों ने, वहां की सरकारों ने यह तय किया कि किसी एक वस्तु विशेष को मुद्रा का दर्जा दे दिया गया, किसी वस्तु विशेष को विनिमय के साधन का दर्जा दे दिया गया। when in particular areas some commodities or some goods were considered as a medium of exchange, were recognized as a medium of exchange, those currencies or those types of currencies or those basically tokens of currencies were referred as commodity money। तो वहां पर जब एक पर्टिकुलर, एक निर्धारित मुद्रा, निर्धारित किसी वस्तु को किसी क्षेत्र में विनिमय के साधन के रूप में पहचान मिली, तो ऐसे में हमने उस वस्तु को उस मुद्रा का दर्जा दे दिया और वहीं से वस्तु मुद्रा निकलती है।
आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। आप अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाओ, मेसोपोटामियन सभ्यता में चले जाओ, आप यूरोप में चले जाओ, या अभी भी अगर मैं जेल की बात करूं, जेलों के अंदर बड़ा चलता है, जेल्स में ये बहुत चलता है। जेल जेल कौन जाता है सर? जेल अपराधी लोग बहुत जाते हैं। हाँ, अपराधियों को तो वहां पर बड़ा अच्छा लगता है। तो जेल में उन्हें सिगरेट के आदी होते हैं, या जो टबैको के जो आदी होते हैं, जिन्हें लत पड़ जाती है, वो सिगरेट के लिए या तंबाकू के लिए बहुत सारे काम कर देते हैं। तो वहां पर पैसा नहीं चलता, वहां पर सिगरेट चलती हैं, वहां पर तंबाकू चलता है। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, ए प्योर एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटी मनी। ये एक बहुत ही प्यारा उदाहरण हो जाता है। ओल्डन डेज में आपको कोको बीन्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ एरियाज में जहां कोको होता था, वहां कोको बीन्स के बदले चीज ली और दी जाती थी, तो वो कोको बीन्स वहां पर कमोडिटी मनी कहलाई। कुछ जगह सी शेल्स भी लेन देन की जाने लगी, तो इन सी शेल्स को हमने कमोडिटी मनी कहा। और इसी तरीके से दिस इज कोड़ी, इसको बोलते हैं कोड़ी, एक कोड़ी, दो कोड़ी। हालांकि कोड़ी को आज इन टुडेज एरा वी यूज कोड़ी एज ए नेगेटिव डिनोमिनेशन और नेगेटिव कनोटेशन। आजकल हम कोड़ी को एक नेगेटिव, नकारात्मक प्रणाली से देखते हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। शुरुआत में, पहले के दौर में, यह देखा जाने लगा कि भाई कोड़ी को यहां पर विनिमय का साधन मान लिया गया। सामान लिए और दिए जाते थे कोड़ियों के भाव। ठीक है सर। So what is commodity money? I have pretty much discussed that commodity money is the type of money when that is made up of precious metal or commodities that have intrinsic value. कमोडिटी मनी एक प्रकार का पैसा है जो कीमती धातु और वस्तुओं से बनता है, जिनका एक आंतरिक मूल्य होता है। अब सर, ऐसे कमोडिटी मनी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। एग्जाम्पल्स जैसे जेल्स में आज भी सिगरेट्स का होता है, यूएस वगैरह की आपने देखी होंगी, मूवीज देखी होंगी, तो आपने देखा होगा सिगरेट्स हो गई, तंबाकू हो गया, और आपका बाकी मेटल्स हो गए, कोई इंपॉर्टेंट मेटल भी हो सकता है। तो इनको जैसे एक और प्योर एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, रिलेटेबल एग्जांपल है, इफ यू लुक एट वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन में क्या हुआ, वैदिक सभ्यता में क्या हुआ। चलो वैदिक सभ्यता से पहले के भी एविडेंस देखते हैं। लेट्स कम टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की हम बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को जब आप पढ़ेंगे तो आपने समझा होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, यहां पर ये एक विकसित शहर थे। दीज वर दी डेवलप्ड सिटीज, एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ सिटीज वाज लाइक दैट सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। सिटीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? सिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। हालांकि अभी कुछ एविडेंस ये भी मिले हैं कि ये दो पार्ट में नहीं, चार पार्ट में था, वो अलग से कहानी है, वो कभी अपन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे तो इतना ही पढ़ेंगे। तो इसे कहते थे सिटाडल, जो नॉर्थ में होता था। यहां ग्रेनरी होती थी, अनाज के वो होते थे, है ना। और ये जो यहां नीचे जो एरिया रहता था, बीच में इनके एक बाइफर्केशन होता था, नीचे यहां पर जो रहते थे वो लेबर क्लास के क्वार्टर्स हुआ करते थे। जो श्रमिक जो लोग होते थे, श्रमिक लोग यहां पर रहते थे, और व्यापारी जो लोग थे वो सिटाडल में उधर रहते थे, व्यापारिक लोग, जिन्हें गणिक वगैरह कहें। तो एविडेंस तो ये भी मिलते हैं कि यहां पर कुछ सील्स मिली हैं, कुछ मोहरें मिली हैं, कुछ मोहर मिली हैं। जैसे वन ऑफ द फेमस सील इज पशुपति महादेव सील। तो अकॉर्डिंग टू सम थ्योरिस्ट, अकॉर्डिंग टू सर्टेन थिंकर्स, इट इज कंसिडर्ड दैट दीज सील्स वर exchanged, these seals were exchanged, और these seals were considered to be a medium of exchange। यहां कुछ विचारकों के अनुसार, कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो गणिकों के पास जो मोहरें मिली हैं, उनको माना गया कि ये यहां के लोगों के लेन देन का माध्यम हुआ करता था। ऐसे ही लेबर क्लास जहां रहती थी वहां टेराकोटा मिला है। मतलब टेराकोटा मीन्स मिट्टी के बने कुछ विशेष आकृति के टुकड़े होते थे, वो अलग अलग आकृति में होते थे, उन पर कुछ लिखा हुआ होता था, अजीब सी भाषाएं लिखी गई हैं जिनको आज तक हम नहीं पढ़ पाए। तो माना यह जाता है कि ये जो लेबर क्लास थी वो यहां पर इस टेराकोटा को यूज कर रही थी। इसके बाद देखो, इनमें कुछ कमियां आई,
इसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद हम चलते हैं सीधा वैदिक सिविलाइजेशन में। एंड इफ यू लुक एट वैदिक सिविलाइजेशन, जब आप वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो आप यहां पर सुनते हैं, समझते हैं, और आपको पता यह चलता है कि वैदिक सिविलाइजेशन में काऊ वॉज प्रीशियस, गाय को यहां धन माना गया। वहीं से कंसेप्ट आया गोधन, गोत्र का। जिसके पास ज्यादा गायें होती थी वो उतना ही धनी होता था, क्योंकि ये देखो, ये व्यापारिक क्लास थी, ये ट्रेडर्स थे, बट दीज वर बेसिकली, ये दीज वर बेस्ड ऑन एनिमल हस्बेंड्री। ये पास्टर, बेसिकली पास्टर फार्मिंग करते थे, पशुपालन करते थे। तो यहां गाय को इन्होंने मुद्रा का रूप दे दिया, मतलब गाय के बदले सामान लिए और दिए जाते थे। तो यहां तक ठीक है। आगे चलकर जैसे जैसे सिविलाइजेशंस बढ़ती चली गई, कुछ कुछ मेटल्स यूज करे जाने लगे, विशेष प्रकार के मेटल्स यूज करे जाने लगे। इनिशियल एविडेंस जो मिलता है वो मिलता है गोल्ड मेटल का। गोल्ड मेटल के छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ लोगों द्वारा यूज किया गया, ठीक है, गोल्ड ग्रेन्यूल्स को, ठीक है। तो यहां पर अब गोल्ड को सर क्यों एक्सचेंज करते थे? क्योंकि गोल्ड का इसका जो वैल्यू होता था, देखो आपको एक बहुत ही दूसरा एग्जांपल देता हूं, फिर इस पर आते हैं। लेट्स सपोज आई हैव दिस कॉइन, ये मेरे पास अलग कॉइन है, ठीक है। समझना सर, थोड़ा सा एक लॉजिकल बात सोचना। मानिए ये आपके पास है सिल्वर, ये किसका बना हुआ है? सिल्वर का। सिल्वर इसमें लगी हुई है, लेट्स सपोज इट इज ऑफ 1 ग्राम। ये आगे कंसेप्ट काम आएगा, जो अभी कंसेप्ट बता रहा हूं। इसमें सिल्वर जो है 1 ग्राम की है, एंड 1 ग्राम ऑफ सिल्वर इज ऑफ 10 रुपीज। 10 रुपीज। 1 ग्राम चांदी कितने की है? 10 रुपए की। तो इनिशियली क्या करा गया, ऐसे कुछ मेटल्स लिए गए जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर, इंट्रिंसिक मतलब इनकी जो आंतरिक कीमत है, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? उसमें जो मेटल लगा हुआ, द मेटल यूज्ड इन दिस कॉइन, उसका आंतरिक मूल्य क्या है, उसकी आंतरिक कीमत क्या है। तो इनिशियली जो कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ कमोडिटी मनी का, वो किया गया कि जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है उस पर उतना रुपए लिख दिया जाए। उस पर उतना रुपए लिख दिया, 10 रुपए लिख दिया भाई। अब 10 रुपए में एक्सचेंज होने लगा, ठीक है। ये होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इन कॉइन्स को हम बोलते हैं फुल बॉडीड कॉइन्स। व्हाट दीज कॉइन्स आर नोन एज? दीज कॉइन्स आर नोन एज फुल बॉडीड कॉइन्स। फुल बॉडीड कॉइन्स। फुल बॉडीड कॉइन्स का मतलब क्या है? जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उसमें जितने रुपए का मेटल लगा हुआ है उतनी ही उन पर मुद्रा अंकित है, उतनी ही उस पर, उस कॉइन पर पैसे लिखे हुए हैं। ये सिल्वर का मेटल, फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द मेटल यूज्ड इन दिस कॉइन, and the metal used is silver. It is of 1 gram, and the price of 1 gram silver is 10 rupees, and 10 rupees are basically printed on that. तो ये करेंसी आपकी 10 रुपए में यूज होने लगी। इसको बोलते हैं फुल बॉडीड कॉइन्स। असल में फिर आगे समस्याएं आने लगी। लोग क्या करने लगे? चांदी को पिघलाकर और यूज करने लगे, और कहीं यूज करने लगे। इसका एक और एग्जांपल बताता हूं। पहले के पुराने के 5 के सिक्के अगर आप देखोगे तो बड़े भारी थे, वजन में बहुत भारी थे, आकार बड़ा था। ओल्ड 2 rupees coins and 1 rupees coins, in fact 50 paisa coins and 5 rupees coins were having a good weight or good size, but it was seen that some people were basically melting them and using them to make blades. कुछ लोग इनको मेल्ट कर रहे थे, पिघला रहे थे, और उनसे ब्लेड बना रहे थे। ये सर ये क्यों कर रहे थे? कि 5 रुपए का जो इंट्रिंसिक वैल्यू था वो ज्यादा हो गया था। भाई 5 रुपए में ब्लेड जो बन रही थी वो 8 ब्लेड्स बन रही थी। 8 ब्लेड मार्केट में 8 रुपए की बिकेंगी, और 5 रुपए के सिक्के को 5 रुपए के सिक्के को पिघलाकर आपने 8 रुपए
बना लिए। सो इस कारण से मार्केट में कॉइन्स की कमी आई, तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने करा कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, उसने क्या करा कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसे कम रखो। इंट्रिंसिक वैल्यू, लेट्स सपोज इस करेंसी की, इसमें जो मेटल लगा हुआ है, इसमें जो धातु लगी हुई है, इसका आंतरिक मूल्य है 2 रुपए, और इस पे लिख दिया गया 10 रुपए। इस पे लिख दिया कितना, 10 रुपए। अब ये 10 रुपए में चेंज हो रहा है, 10 रुपए में एक्सचेंज हो रहा है। ये एक्सचेंज 10 रुपए में क्यों हो रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा 10 रुपए का सिक्का है, लेकिन इसके मेटल को पिघलाकर यूज करोगे तो 2 रुपए का काम मिलेगा, 2 रुपए का सामान निकलेगा इसमें से। तो इन कॉइन्स को बोला गया टोकन कॉइन्स। क्या बोला गया सर, टोकन कॉइन्स। अपन कॉइन्स में आगे, वो छोटा सा एक इंट्रिंसिक वैल्यू का मैं आपको कंसेप्ट समझाते समझाते इधर आ गया। तो इस तरीके से कमोडिटी मनी की शुरुआत हुई। कमोडिटी मनी के अंदर मैंने आपको बताया कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर वहां पर उनकी वैल्यू रख दी जाती थी, उन पर अक्सर लिख दिए जाते थे। मेटेलिक करेंसी की शुरुआत इसी तरीके से होती है धीरे धीरे। अब इसमें क्या दिक्कत आई सर, यहां दिक्कत यह आई कि यहां पर कमोडिटी मनी की कमी क्या होंगी, इसमें कमी क्या है, डीमेरिट्स क्या होंगे, कमी होगी तभी तो अगली चीज डेवलप होगी। सर कमियां क्या क्या आई, पहली चीज नो स्टैंडर्डाइजेशन। कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था कि एक से एक साइज होगी, एक शेप होगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं टबैको की, तो टबाको कितना, टबैको कितना। अगर मैं बात करूं कोड़ी की, तो कोड़ी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, सीसेल बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। या 1 किलो टमाटर लेने के लिए आप कितनी गाय दे देंगे, डिविजिबिलिटी, नॉन डिविजिबिलिटी, नॉन डिविजिबिलिटी, अभाज्यता, डिविजिबिलिटी, अभाज्यता। तीसरी जो समस्या आई यहां पर, वो ट्रांसफरेबिलिटी की आई। सर ट्रांसफरेबिलिटी इतनी आसान नहीं है, पुराने जमाने में स्थानांतरण करना बड़ा आसान नहीं था। भाई गाय को आज आपसे मुझे सामान खरीदना है, तो गाय को वो ट्रांसफर करना पड़ेगा सर, गाय भेजनी पड़ेगी। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, किसी भी शेप किसी भी साइज में। अगर इफ यू लुक एट द ब्रीफ हिस्ट्री, in history you will find there were certain rulers, those issued certain kind of coins, but the people were making coins themselves. कुछ ऐसे भी राजा महाराज निकलेंगे जिन्होंने सिक्के जारी करे, लेकिन वहां की प्रजा अपने सिक्के चला रही थी, बिकॉज नो स्टैंडर्डाइजेशन, कोई स्टैंडर्ड शेप साइज, कोई डिनोमिनेशन, कुछ फिक्स नहीं था। यहां पर कुछ गुड्स को, कुछ वस्तुओं को बस विनिमय के साधन का दर्जा दे दिया गया था। इसलिए जरूरी पड़ी एक स्टैंडर्डाइजेशन की, कि एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, डिविजिबिलिटी हो, तीसरी चीज ट्रांसफरेबिलिटी में आसानी हो, तब वहां पर फिर जन्म होता है मेटल करेंसी का। देन मेटल्स वर यूज्ड, बिकॉज मेटल्स वर आल्सो यूज्ड इन कमोडिटी मनी। तो वहां पर शुरुआत होती है धात्विक मुद्रा की। सर मेटल करेंसी की अगर मैं बात करूं, तो मेटल करेंसी के अंदर मैंने 2 तरह के कॉइन्स आपको बता दिए। एक फुल बॉडीड कॉइन्स, जिनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू मार्क्ड वैल्यू। भाई इस धातु का जो आंतरिक मूल्य होगा, जो इस पे अंकित मूल्य है, उसके बराबर होगा। इनको बोला गया फुल बॉडीड कॉइन्स। और टोकन कॉइन्स बोला गया कि भाई जो इनका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो कम होगा उन पर मार्क्ड वैल्यू से। वहीं से ये डिफरेंशिएशन मैंने तैयार किया, फुल बॉडीड कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स। फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू that money whose intrinsic value of the metal which is used in that is equal to the face value of the engraving on the currency. It is made up of a precious metal. That is full bodied coins. Full bodied coins मतलब जितना उस पर लिखा हुआ है उतने का ही उसमें मेटल है। On the other hand, token coins are those whose face value is more than its intrinsic value. जिनका आंतरिक मूल्य कम हो, सांकेतिक मूल्य अधिक हो, उन्हें सांकेतिक सिक्के कहेंगे। एंड दीज आर मेड अप ऑफ ए चीपर मेटल इन कंपैरिजन टू फुल बॉडीड कॉइन्स। फुल बॉडीड कॉइन्स के कंपैरिजन में ये थोड़े से चीपर वैल्यू के हुआ करते थे। नाउ वी शुड लुक एट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड इट्स इवोल्यूशन। अब हमें देखना चाहिए भारतीय मुद्रा का इतिहास और इसका विकास कैसे हुआ। ये हमने एक बेसिक आपको बता दिया। द फर्स्ट इंडियन कॉइन्स वर पंच मार्क्ड कॉइन्स। फर्स्ट इंडियन कॉइन्स वर पंच मार्क्ड कॉइन्स। सर पंचमार्क कॉइन्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज मैंने एक पर्टिकुलर मेटल को बोला कि भैया ये जो मेटल होगा
ये मेटल यूज करा जाएगा एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब सर इसकी पहचान कैसे हो? तो इस पे मार्क कर दिया गया, इसको पंच कर दिया गया। इस पे क्या कर दिया गया? इसको पंच कर दिया गया, इसको किसी भी एक आकृति में यहां पर दबा दिया गया, एक एंग्रेविंग्स कर दी गई, पंच कर दिया गया। जैसे प्रेस करते ना, जैसे मैंने इस बोतल को ऐसे मेरे निशान बना दूं तो वो बोलते हैं पंच, वो बोलते हैं पंच मार्क्ड। तो इन कॉइन्स को पंच, इनिशियली इंडियन करेंसी व पंच मार्क्ड कॉइन्स, जिनको पुरान्स क्या बोलते थे? पुरान्स, कृष्पांस, पाना क्या कहते थे? पुरान्स, कृष्पांस एंड पाना कहते थे। These were minted in 6th century BC by the महाजनपदास, रिपब्लिक ऑफ एंशियंट इंडिया, और ये महाजनपद काल के दौरान हुए। Now these punchmarked coins have certain limitations, इनकी कुछ limitations थी। Look at this, these are punchmarked coins। अब ये पंचमार्क्ड कॉइन्स हैं, इनकी अलग अलग शेप है, अलग अलग इनमें मार्किंग है, पंच अलग अलग है, निशान अलग अलग है, डायमेंशंस अलग अलग हैं। So this was the biggest demerit. These coins had irregular shapes, standard weight and different markings. इन सिक्कों में अनियमित आकार देखने को मिला, मानक वजन अलग अलग देखने को मिला। ऐसे में जरूरत थी कि एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, एक पर्टिकुलर डायमेंशंस फिक्स कर दिए जाएं, एक पर्टिकुलर आकृति, एक पर्टिकुलर फिगर यहां पर फिक्स कर दिया जाए कि वो उस करेंसी पे होगा। सो देन फिर आते हैं मौर्यास। मौर्यास भी पंचमार्क्ड कॉइन्स स्टार्ट करे थे, मौर्यास ने भी पंचमार्क ही चालू करा था, बट दे स्टार्टेड पंचिंग द रॉयल स्टैंडर्ड। इन्होंने राजा महाराजाओं की जो रॉयल शाही जो मानक होते थे, शाही जो मोहर होती थी, उन सिक्कों पर लगाना चालू कर दिया कि सभी सिक्कों पर एक नियमितता आए, सभी सिक्कों में एक रेगुलरिटी आए। जो इरेगुलरिटी शेप्स एंड साइज एंड पंचिंग की जो थी, उसे मौर्यास ने दूर किया एंड स्टार्टेड मिंटिंग ऑफ सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड लेड कॉइन्स। फिर उसमें चाहे हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, लेड कॉइन्स चालू करे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, हाँ ऐसे सारे के सारे लोग आ जाते हैं। देन देयर कम्स इंडो ग्रीक्स कुषाण किंग्स आते हैं। इंडो ग्रीक्स कुषाण किंग्स ने एक नई प्रथा चालू कर दी भारतीय मुद्रा में। बिफोर दैट, इससे पहले जो किंग्स होते थे, दे वर नोन बाय देयर मार्क्स, they were known by their royal seals। वो शाही मोहरों से जाने जाते थे। भाई मोहर देख के पहचान जाते थे, अच्छा ये साम्राज्य है। नाउ ग्रीक्स वर नोन फॉर देयर फिजिक्स। ये फिजिक्स, ये अपने चित्र उतारने लगे। ये पहला टाइम हुआ यहां पर राजाओं के जो शासक होते थे, उनके चेहरे सिक्कों पर उकेरे जाने लगे। The Indo-Greek Kusan kings who came next introduced the Greek custom of engraving the portrait heads on coins. Then there comes Gupta Empire, which produced a large number of gold coins. In fact, in India, the maximum number of gold coins were issued by Guptas. भारत में सर्वाधिक सोने के जो सिक्के चलाए गए वो गुप्त काल के दौरान चले, but not the coins or the gold coins which were issued by Guptas were not of a pure form. The most pure form of gold coins were issued by Kushans। हाँ, कुषाणों द्वारा सबसे पवित्र चलाए गए, सबसे ज्यादा जो चलाए गए वो चलाए गए गुप्त काल के दौरान, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए। इसके अलावा दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ग्रीक्स ने कहा, इंडो ग्रीक्स ने कहा कि भाई राजा महाराजा का चेहरा लगा दो। गुप्ताज ने चालू किया कि हम वीणा बजा रहे हैं, वीणा बजाते हुए फोटो लगाओ, हमें प्रजा में जाते हुए का फोटो लगाओ। तो वो वहां पर वो मार्किंग चालू हो जाती है गुप्ता एरा में। एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली डायनेस्टी, करेंसीज वर मेड इन गोल्ड, सिल्वर एंड कॉइन्स, और नाउ दे वर रेफर्ड एज टका, और वहीं पर टका उन्हें कहा जाने लगा। जो छोटे जो सिक्के थे उन्हें जीतल कहा जाने लगा। जो लोअर वैल्यूड कॉइन्स वर कॉल्ड जीतल्स। द मुगल एम्पायर फ्रॉम 1526 AD कंसोलिडेटेड द मॉनेटरी सिस्टम फॉर एंटायर एम्पायर इन इंडिया,
और 1526 में जब मुगल शासक आ जाते हैं तो उन्होंने भारतीय मुद्रा प्रणाली को एकत्रित करने का कार्य किया, क्योंकि उससे पहले तो अलग अलग राजा अलग अलग महाराज हुआ करते थे, सबके अपने अपने सिक्के चल रहे थे। मुगल्स ने कहा कि भाई इसका कंसोलिडेशन को हम कहेंगे जैसा चलेगा। और फाइनली जब शेरशाह सूरी आ जाते हैं, हुमायूं को जब मारकर भगा कर शेरशाह सूरी दिल्ली के तख्त पर बैठ जाते हैं, सूरी डायनेस्टी जब चालू कर देते हैं, ऑन दी बेसिकली ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ दिस, शेरशाह सूरी इशूड सम सिल्वर कॉइन्स, कुछ चांदी के इन्होंने सिक्के जारी करे। और ये जो चांदी के सिक्के थे सर, ये बहुत सुंदर थे। संस्कृत में इन्हें रुपिया कहा गया, रूप हो जिसका सुंदर, वहीं से नाम पड़ा रुपया। सो शेरशाह सूरी इज गिवन दिस स्टेटस और गिवन दिस टाइटल दैट शेरशाह सूरी इशूड रुपया। और इस तरीके से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट किया और इशूड सिल्वर कॉइन्स ऑफ 178 ग्राम्स, 178 ग्राम के कुछ सिक्के चलाए गए जिन्हें रुपया कहा गया। और ये जो रुपया था, एक रुपया जो यहां पर चलाया गया था, 178 ग्राम का एक चांदी का जो सिक्का चलाया गया था, इसको अलग अलग हिस्सों में, पीसेस में बांटा जा सकता था। मतलब एक सिक्का देकर आप 40 तांबे के सिक्के लेकर आ जाते थे, और इन 40 तांबे के सिक्कों को पैसा कहा गया। क्या कहा गया? पैसा कहा गया। Was divided into 40 copper pieces were known as paisa. Pieces थे तो पैसा है। Later on, if I talk about paper currency was issued during Britishers era. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो उसके बाद मेटल डेफिशिएंसी वाज फेल्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मेटल की कमी महसूस हुई, तो वहां पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बंगाल बैंक, ये पहले बैंक बने जिन्होंने पेपर करेंसी इशू करी। इन 1861 और 1861 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनैक्टेड द पेपर करेंसी एक्ट, और 1861 में भारत सरकार द्वारा कागजी मुद्रा अधिनियम पारित कर दिया जाता है, और ये जिम्मेदारी नोटों को छापने की जो पहले प्राइवेट बैंक्स के या प्रेसिडेंसी बैंक को थी, वो छीन ली जाती है इन 1861। चलो, तो ये एक बेसिक ब्रीफ मैंने बताई। नाउ वी विल अंडरस्टैंड पेपर करेंसी, पेपर मनी, लीगल टेंडर, पेपर मनी और कानूनी निविदा। अब इसको दो कंसेप्ट के आधार पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। समझिए, पेपर करेंसी चल गई, अब ये भी अलग अलग हो सकती है। एक करेंसी जो शासक के द्वारा जारी की जा रही है, शासक के द्वारा विनिमय के माध्यम स्वरूप जारी की जाए। शासक यहां पर कंसिडर टू बी द गवर्नमेंट मानो, यहां पर सरकार मान लो, ठीक है। सरकार ने कहा कि भाई ये लो नोट और इनसे आप एक्सचेंज करो, प्लीज टेक दीज नोट्स एंड डू योर एक्सचेंजेस and do your payments and settlements. When a particular currency is issued by the government and recognized as a standard medium of exchange, those types of currencies are known as fiat currency. इनको क्या बोलते हैं? फिएट करेंसी, फिएट मुद्रा। व्हाट इज फिएट करेंसी? फिएट करेंसी इज बेसिकली करेंसी which is issued by the king or issued by the government
and it is recognized to settle every payment and settlement. और कोई भी ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए, किसी भी लेन देन को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये ही विनिमय के साधन हैं। ऐसी मुद्रा को हम फिएट करेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल क्या होगा? देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या होगा? आज 10 रुपए का नोट क्या कोई लेने से मना कर सकता है? 20 रुपए का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट क्या कोई लेने से मना कर सकता है? सर, नो, दे कैन नॉट डिनाई दैट बिकॉज these are fiat currencies. These are issued by the government of India to make any payment and settlement. भाई कोई भी भुगतान होगा, कोई भी लेन देन होगा, उसको निर्धारित, उसको पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कुछ आधिकारिक तौर पर मुद्राएं जारी करी गई हैं, जैसे कि 10 का नोट, 20 का नोट, 30, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट। इन्हें हम फिएट करेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे? फिएट करेंसी। दूसरी तरफ जब किसी एक संस्था द्वारा विनिमय का साधन जारी किया जाए, विनिमय के का साधन जारी किया जाए, जब एक संस्था द्वारा, यहां कौन था? गवर्नमेंट द्वारा। जब एक संस्था द्वारा विनिमय का साधन जारी किया जाए एवं लोगों द्वारा उसका प्रयोग संस्थान पर विश्वास के कारण किया जाता है। When a particular currency, a medium of exchange, is issued by an organization and people use that because of trust on that particular organization. उस तरह की करेंसी को हम बोलते हैं फ्यूडिशरी करेंसी, प्रत्युब्ध मुद्रा या प्रत्ययी मुद्रा। आगे हिंदी में भी लिख रखा, डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल, आपने पीडब्ल्यू के ऐप पे कोर्स लिया और हर कोर्स पर लेट्स सपोज हम कुछ आपको कॉइन्स दें। कॉइन्स क्या है? बस ऊपर कॉइन्स लिखे हुए आते हैं ना, जैसे गेम जीतते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गेम खेला, गेम खेलने पर आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं। अगर लोग उन कॉइन्स को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहे हैं बिकॉज दे बिलीव ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विच इज इशूइंग दैट कॉइन्स, issuing those coins, then that currency or that medium of exchange is fiduciary money. आप अगर कोई गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो उस पर आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, या अगर लोग उसका लेन देन करते हैं बिकॉज लोगों को लगता है कि यार ये विनिमय का साधन सही है, लोगों को उस पर विश्वास है, तो उसे फिड्यूसरी मुद्रा कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है बैंक्स चेक। बैंक का चेक, बैंक ने चेक जारी किया तो वो बैंक का चेक है, सामने वाला मना कर सकता है। यू कैन डिनाई दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस चेक। यू कैन डिनाई इन एनी पेमेंट एंड सेटलमेंट दैट यू विल नॉट एक्सेप्ट द चेक्स। यू कैन डिनाई, इट इज योर लीगल राइट। यह आपका कानूनी अधिकार है कि आप मना कर सकते हैं कि मुझे चेक नहीं लेना यार। यू कैन नॉट डिनाई फिएट करेंसी, यू कैन नॉट डिनाई।
इसमें डिनाई नहीं कर सकते। अगर डिनाई कर दिया, सामने वाला बोल रहा नहीं ले रहा, मैं नहीं दे रहा, you go in court, court will say कि यार we have, government of India has issued these coins and currencies, you have to accept that। वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना आपको, ये एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। हम चेक से लेन देन कर रहे हैं बिकॉज वी बिलीव ऑन बैंक्स, हम बैंक पे बिलीव करते हैं कि बैंक भैया अपना लेन देन करवा देगा, सेटल करवा देगा। बैंक चेक पे 1000 रुपए लिख दिया तो मतलब 1000 रुपए ही है, हम ये हमारा ट्रस्ट है उस पर। दैट इज फ्यूडिशरी करेंसी, दैट इज फ्यूडिशरी करेंसी। So that's what I told earlier। fiat money basically ये आपको, you can settle any payment, you can do any transaction, the receiver cannot deny the acceptability of it। यहां पर जो प्राप्त करता है, जिससे वो पैसा मिल रहा है, वो इसकी स्वीकार्यता को खारिज नहीं कर सकता। he has to accept that। on fiduciary money, प्रत्ययी धन में क्या होगा? प्रत्ययी धन में ही कैन डिनाई इट बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। यहां पर गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है। सो सर चेक जो है वो गवर्नमेंट थोड़े ना इश्यू कर रही है, चेक कौन इश्यू कर रहा है? चेक बैंक्स इश्यू कर रहे हैं। आपको विश्वास है कि यार चेक पे मैंने लिख के किसी को दे दिया तो सामने वाला ले लेगा, सामने वाले को विश्वास है कि ये चेक पे जो लिख दिया बैंक उतना पैसा मुझे दे देगा। सो चेक्स आर, बैंक की जो करेंसी होती है, बैंक्स करेंसी, या चेक ही लिख दू ना डायरेक्ट, चेक्स, डिमांड डिपॉजिट्स, डीडी जिन्हें बोलते हैं, डीडी डिमांड ड्राफ्ट, माफ कीजिएगा, डिमांड ड्राफ्ट, ये एग्जांपल है फिड्यूसरी मनी के। फिएट मनी के वर्तमान 1 का सिक्का है, कॉइन 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, नोट्स हैं कुछ 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, ये फिएट मनी है। बट नाउ, लेकिन, किंतु, परंतु एक चीज समझो सर, समझने वाली बात क्या है? मान लो आपको कोई पेमेंट करना है, यू वांट टू डू ए पेमेंट ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ रुपए का आपको पेमेंट करना है, और आप ये 5 करोड़ का पेमेंट करने के लिए 1-1 रुपए के सिक्के ले जाते हो। 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपी करेंसी डिनोमिनेशन, 1 रुपी coins denomination you are settling this payment। Can he deny that? क्या वो डिनाई कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल 50 पैसा इज लीगल है, इलीगल नहीं है, पहले आपको बता दूं। अगर आपको कोर्स खरीदना, लेट्स सपोज यू वांट टू बाय अ कोर्स ऑन पीडब्ल्यू, लेट्स सपोज द फीस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स कम है, 2400-2500 रुपए फीस है। आप 50-50 के अठन्नियां लेके आओ, पैसे लेके आओ, 50 पैसे के डिनोमिनेशन में कट्टा भर के, बोरी भर के, आओ लो पेमेंट हो। डिनाई कर सकते हैं? डिनाई नहीं करेंगे तो ऐसा तो सर ट्रांजैक्शन टाइम बढ़ जाएगा, और जितना जिस इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन टाइम ज्यादा होगा उतनी क्रेडिट क्रिएशन कम होती है। जितना ट्रांजैक्शन टाइम जल्दी होगा, यूपीआई ने क्या करा, ट्रांजैक्शन टाइम डिक्रीज कर दिया। आज देखिए क्रेडिट क्रिएशन पहले से कई गुना बढ़ा। उसके नुकसान फायदे वी डोंट केयर अबाउट दैट फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए वो भूल जाओ। बट करंट जो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट में जो टाइम होता है, इट प्लेस ए क्रूशियल रोल इन एनी इकोनॉमी। तो सर वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें फिएट मनी में 2 यहां पर डिवीजन करेंगे। फिएट मनी के बारे में कह दिया, एक गवर्नमेंट इश्यूड और करेंसी दैट इज नॉट बैक्ड बाय ए कमोडिटी सच एज गोल्ड इज नोन एज फिएट मनी। एक सरकार द्वारा जारी मुद्रा जो सोने जैसी इत्यादि जैसी किसी वस्तु द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि एक सरकार द्वारा जारी की जाती है, उसे हम फिएट मनी कहते हैं। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस तय करी गई। इसमें लिमिटेशन क्या तय करेगी कि सर लीगल टेंडर मनी, इसकी कानूनी निविदा मुद्रा बनाओ। क्या
दिस मनी कैन नॉट बी डिनाइड इन द सेटलमेंट ऑफ एनी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन। लीगल टेंडर मनी जितनी भी फिएट करेंसी है ये सारी लीगल टेंडर है, बिकॉज आप अगर कल 10 रुपए के नोट आप मुझे दे रहे हो किसी पेमेंट को लेकर, मैं मना नहीं कर सकता कि 10 के नहीं लूंगा, मेरे पास 200 के लाओ, 500 के लाओ, या मैं मना नहीं कर सकता कि मैं 500 के नहीं लूंगा, बिकॉज दिस फिएट करेंसीज हैज लीगल टेंडर, इनके पास लीगलिटी है। So the fiat currency is also known as legal tender because they have legal obligation, they has legality, they has recognition in the eyes of the government to pay any settlement। कोई भी किसी भी भुगतान को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा इन्हें इस बात की पहचान दी गई, सरकार द्वारा इन्हें यह मान्यता दी गई कि भाई किसी भी भुगतान को आप इसमें कर सकते हो। लेकिन इसमें दो डिवीजन करे गए, एक है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। बेसिकली लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्यों करा गया, मैंने बताया कि ट्रांजैक्शन टाइम बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो कुछ कॉइन्स एंड करेंसीज को, कुछ कॉइन्स को यह कहा गया कि ये लिमिटेड लीगल टेंडर हो गए। मतलब कि यहां एक लिमिट सेट कर दी कि आप इतना ही पेमेंट कर। इसके एग्जांपल देखो, A sum of 10 can be paid in denomination of 50 पैसा coins। आपको यदि मुझे पेमेंट करना, आप मुझे पेमेंट करना चाहते हो 1000 रुपए का, आप अगर 50 पैसे में मुझे पेमेंट कर रहे हो तो आप मैक्सिमम पे कर सकते हो मुझे 10 सिक्के, मतलब 5 रुपए मुझे पे कर सकते हो 50 पैसे में, उससे ज्यादा में मैं मना कर सकता हूं कि आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। यह अलग बात है कि मैं एक्सेप्ट कर लूं, वहां ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट नहीं करना है, कर सकता है, बट ही कैन डिनाई दैट। तो वहां जहां लिमिटेशन तय कर दी गई कि इस पर्टिकुलर करेंसी को आप एक पर्टिकुलर लिमिट में ही पेमेंट सेटलमेंट में यूज करें, इससे ज्यादा में करें तो अगला वाला मना कर सकता है। वहां जो वो राइट दे दिया गया, उसे वो इंडिपेंडेंस दे दी गई टू एक्सेप्ट इट और नॉट टू एक्सेप्ट दैट। That is limitedness of the legal tender, or that is why they are known as limited legal tender money। It is compulsory to accept up to a certain limit। Limited legal tender money एक निश्चित सीमा तक स्वीकार करना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल 50 पैसा का 10 कॉइन, 1 रुपया का 10 कॉइन, इसके अलावा बाकी सारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं, आपके पास 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। मतलब कितना बड़ा भी पेमेंट करना हो आपको, अगर 10-10 की गड्डी दे रहे हो तो ही विल एक्सेप्ट दैट, बिकॉज 10 रुपी करेंसी और 10 रुपीज नोट हैज अनलिमिटेड लीगल टेंडर लाइबिलिटी। भाई अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, वो कानूनी है, लेकिन वो असीमित कानूनी निविदा मुद्रा है, क्योंकि उसमें कितना भी आप भुगतान कर सकते हो। इसमें भुगतान कर सकते हो लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट पर। समझ में आया? दोनों पोर्शन समझ में? कुछ क्लैरिटी आई आपके दिमाग में? क्लैरिटी क्या लानी है कि सर सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि सर अलग अलग कॉइन्स एंड करेंसीज तो आपने बना दी, बट वो उसे एक्सेप्ट करे, कितना एक्सेप्ट करें? 10-10 के नोट कितने एक्सेप्ट कर सकते हो? सर अनलिमिटेड करो। 50 पैसे कितने कर सकते हो? 50 पैसे मैक्सिमम आप 10 कॉइन्स, 10 कॉइन्स आप इसमें, तो इसमें लिमिट तय कर दी गई, तो इसको हमने बोला लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर बोल दिया हमने इसे। करेक्ट है। चलो जल्दी आगे बढ़े। फिड्यूशरी मनी, पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज फिड्यूशरी मनी। ट्रस्ट के आधार पर, मतलब विश्वास के आधार पर भुगतान, लेकिन सरकार के किसी आदेश के आधार पर नहीं, प्रत्ययी धन के रूप में माना जाता है फिड्यूशरी मनी। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, ये जो आपके सामने बैंक का चेक है, ये आपके फिड्यूशरी मनी है। अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको प्रत्ययी धन के, प्रत्ययी मुद्रा के बारे में पता होना चाहिए। धन नहीं बोलेंगे इसे, मुद्रा बोलेंगे, मुद्रा। क्लियर बात है? ठीक है। चलो, करंट करेंसी डिनोमिनेशंस, 2000 का नोट, 200 का नोट, 50 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, 20 का नोट। There are different shapes, different sizes, different color schemes, color themes। अब एक छोटी सी 2-4 मिनट का एक डिस्कशन है
डिस्कशन ये है कि सर ये 2000 का नोट क्यों इशू करा, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। क्यों बंद कर दिया उसके बारे में भी चर्चा कल कर लेंगे। माई कंसर्न इज वाई इन डिफरेंट शेड्स, करेंसी को डिफरेंट शेड्स में क्यों रखा गया, वाई? इफ यू ऑब्जर्व करंट करेंसी डिनोमिनेशंस, अगर आप वर्तमान मुद्रा को आप देखेंगे, भारतीय मुद्रा को आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि सर ये अलग अलग रंग में क्यों है। कोई तो कारण होगा ना। इज देयर एनी रीजन? क्या कोई पर्टिकुलर रीजन है या नहीं? अच्छा, पहले जो करेंसी थी ना सर, उसमें जो टेक्नोलॉजी थी दैट वाज डिफरेंट। नाउ प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। अब प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है। कलर्स की जगह शेड्स यूज करे जा रहे हैं। व्हाट आर शेड्स? शेड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू थ्री और मोर देन 2 कलर कॉम्बिनेशंस। 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग रंगों के मिश्रण से बनता है शेड। तो अलग अलग शेड यूज करने का सर फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि फोर्जरी इज नॉट इजी। इनको नकली छापना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू मेक फोर्जरी ऑफ दैम। उनको नकली छापना आसान नहीं है। नकली छापने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो क्या था कि कलर पता चल गया, बस छापे जाओ छापे जाओ। अभी तो प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी लगा दी, दूसरा शेड्स लगा दी कि ये शेड में पहुंचना बड़ा मुश्किल है, ये शेड आइडेंटिफाई, क्योंकि हर शेड का एक अलग अलग रेशियो होता है कि इसमें रेड इतना परसेंटेज होगा, येलो इतना परसेंटेज होगा, व्हाइट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगा। उस निश्चित निर्धारित अनुपात में जब आप उन रंगों का मिश्रण करेंगे तभी जाकर वो शेड मिलेगा सर। अगर उस रेशियो में भी कोई चेंज हो गया तो भी आप वो पर्टिकुलर शेड नहीं प्राप्त कर सकते। गर्ल्स, आप जल्दी समझेंगे इस बात को। हाँ भाई, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस, अलग अलग रेशियोज में, इन डिफरेंट कलर रेशियोज ऑफ कलर कॉम्बिनेशन दीज शेड्स आर मेड। अगर किसी ने मान लो ये तोड़ भी दिया, फर्जी करके एक वेब सीरीज आई थी, फर्जी वेब सीरीज में उसने बना दिया एक नोट, लेकिन सर ये बना दिया तो फिर अब इस पे काम करना पड़ेगा, इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो टाइम ऑफ फोर्जरी जो बढ़ाया, इसके कारण से लोग जो नकली नोट बनाते हैं, जो एक पैरेलल, एक हमारे बैड इकोनॉमी क्रिएट कर रहे थे, उन लोगों को डिमोटिवेशन होता है, फोर्जरी कम होगी। इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई दीज नाउ करंट करेंसी डिनोमिनेशंस आर इन डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस। इनके कलर्स क्या हैं, इन पे क्या क्या बना हुआ है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिएगा। ये देखो, ये आपका 200 का नोट है और ये आपका 50 का नोट है। दिस इज फ्लोरोसेंट ब्लू। ये आपका होमवर्क है। इनकी शेड्स आपको कल मैं पूछूंगा, उसके बाद हम ये समझेंगे कि सर 2000 का नोट बंद क्यों करा, बंद करने को क्या कहते हैं, चालू करने को क्या कहते हैं, फिर नया क्यों चालू करा, फिर मेथड क्या है नए नोट छापने का, वो डिस्कस करेंगे कल। फिर उससे अगली क्लास में हम डिजिटल करेंसी तक पहुंच जाएंगे। ये थोड़ा सा चैप्टर विल बी लेंदी, और ये चैप्टर लेंदी इसलिए भी होगा क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है, एक इवोल्यूशन है, एक सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए, तब जाके आप क्रिप्टो समझ पाओगे, तब जाके डिजिटल करेंसी समझ पाओगे। तो और ये आप बैंक का एग्ज़ाम दोगे या किसी और चीज़ का एग्ज़ाम दोगे, एसएससी का एग्ज़ाम दोगे, पीसीएस का एग्ज़ाम दोगे, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम दोगे, इनफैक्ट यूपीएससी में दोगे, सीएपीएफ दोगे या सीडीएस दोगे, सभी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मेंस में नहीं तो प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। और इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से अलविदा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें और आज जो होमवर्क दिया वो करें। और एक बार रिवीजन, आप नोट साथ साथ बनाते चलना और रिवीजन करते रहना, ठीक है? ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मिलता हूँ मैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।